हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देखा है कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक इतिहास की बात कर रहे हैं। आधुनिक इतिहास में भी जो फेवरेट टॉपिक है सभी एग्जाम्स का 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेके आजादी तक 1947 के इतिहास में जितने भी घटनाक्रम रहे हैं इन सभी की हम एक एक करके पॉइंट वाइज बात करेंगे। देखो, हम आराम से बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और यहाँ से क्वेश्चन लगभग देखा जाता है 3 या 4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में। कोई भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम उठा लो, आते ही आते हैं। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स होंगे, आज हम उनको कवर कर लेंगे। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इसी चैनल पर मल्टीपल्स हमारे कोर्सेज चल रहे हैं और कोर्सेज की वीडियो बनती रहती है, तो आप सभी देख भी सकते हो। ऐप भी आ चुका है हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, नट लर्निंग है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें, क्यों हुई थी, सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है, हुई क्यों थी। तो एक देश में एक बहुत बड़े आंदोलन को करना था और आंदोलन करने के लिए किसी चीज का नेतृत्व होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी उद्देश्य से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना की गई थी। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बाद में रखा गया था, पहले इसका नाम कुछ और ही था। अब हम एक एक करके बात करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने और ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को किया गया था। स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 का दिन था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके संस्थापक किसको बनाया गया? तो एक स्कॉटलैंड, मतलब कि आप ये कह सकते हो विदेशी व्यक्ति, जिसका नाम फुल फॉर्म अगर बात करें तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में अभी तक आपने किताबों में एओ ह्यूम के नाम से पढ़ा होगा, और ये स्कॉटलैंड के थे। इन्हीं को संस्थापक बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थान जहां पर सबसे पहला कह सकते हो कि अधिवेशन हुआ, तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आपका क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय भारत में जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि लॉर्ड डफरिन की ही मस्तिष्क की उपज थी, लेकिन ऐसा कहना गलत है क्योंकि लॉर्ड डफरिन ने इसको खुद ही कहा था कि मुट्ठीभर लोगों का समूह है। तो कहीं ना कहीं वायसराय की मस्तिष्क की उपज तो नहीं थी। तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम कर दिया गया था। लेकिन इसका पहले नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका पहले नाम था। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले क्या नाम था, तो आप बता पाओगे अब भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था उसका नाम था। मतलब थोड़ा सा अंतर है संघ और कांग्रेस में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट यहां पर देखेंगे 1885 का समय चल ही रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस में कुछ प्रथम हुए थे। ऐसे कुछ घटनाएं घटित हुई जो प्रथम थी। जैसे सॉरी, घटनाओं की बात करें, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करें, कौन थे? तो WC बनर्जी साहब थे। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम यूरोपीय जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो प्रथम यूरोपियन कौन था? जॉर्ज यूले था, जिसके द्वारा सबसे पहले कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, यूरोपियन व्यक्ति के द्वारा। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस की अधिवेशन को संबोधित किया, तो कादम्बिनी गांगुली ने किया था। प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो देखो ये यूरोपियन भी थी और प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। तो आपको ये भी देखना है, एनी बेसेंट इनका नाम है। जिस अधिवेशन में पहली बार भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था वह 1896 में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है रहमतुल्लाह सयानी ने स्वयं इसे गाया था। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास जो है आनंद मठ, उससे यह लिया गया था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे पैट वगैरह एग्जाम होता है, यहाँ से डायरेक्ट तौर पर पूछे जाते हैं। 1905 का समय आता है जब कांग्रेस की स्थापना हो गई, कुछ अधिवेशन भी हो गए, लेकिन 1905 के समय आया तो इसका उद्देश्य क्या था? बंगाल विभाजन करना। तो उस समय लॉर्ड कर्जन साहब वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन जो थे वो वायसराय थे। अब कर्जन वायसराय थे तो इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों की जो एकता थी, उस एकता को क्या करना था? उस एकता को तोड़ना इनका प्रमुख उद्देश्य बन गया और इसी के ध्यान में रखते उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, जो कि वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल के रूप में आपको सामने देखने को मिलता था उस समय। यह जो बंगाल विभाजन है वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, लेकिन लागू की बात करें तो 16 अक्टूबर 1905, इंपोर्टेंट डेट,
वेरी इंपॉर्टेंट डेट एग्जाम में आती है कि लागू कब हुआ था बंगाल विभाजन, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। अब ये भी याद रखना है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को तो किया कर दिया गया था, लेकिन आगे चल इसको रद्द भी किया गया था। इस तरीके से आंदोलन हुआ कि इसको रद्द भी करना पड़ा था। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में इसका विभाजन हुआ, तो एक तो आपका पश्चिम बंगाल जो कि मैंने आपको बताया है, एक आपका पूर्वी बंगाल बना। पश्चिम बंगाल में आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो थे वो शामिल किए गए थे, और यहां पर जो जनसंख्या थी हिंदू जनसंख्या बहुतायत मात्रा में थी। और पूर्वी बंगाल की बात करें तो इसमें पूर्वी बंगाल असम का क्षेत्र था, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्र था। तो आप ये कहोगे कि हिंदू और मुसलमानों को इन्होंने अलग कर दिया था। क्या कर दिया था? जो एकता थी उस एकता को इन्होंने खंडित किया कर दिया था। फूट डालो राज करो की नीति का आप कह सकते हो इन्होंने क्या किया था? पालन किया हुआ था। 1905 के समय में कुछ घटना घटित हुई, जैसे 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन के प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया था। 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। 20 जुलाई 1905 को एक दिन के दूसरे दिन बाद ही समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा को प्रकाशित कर दिया गया। 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध प्रारंभ हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन जो है वो कर दिया गया। और बंगाल के विभाजन आपका पश्चिमी बंगाल और आपका पूर्वी बंगाल में किया गया था। पश्चिमी बंगाल में आपकी बात की जाए तो पश्चिमी बंगाल में आपके क्या थे? हिंदू बहुल जनसंख्या थी। कैसी थी? आपके पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल जनसंख्या थी। वहीं पूर्वी बंगाल में बात करें तो मुस्लिम बहुल जनसंख्या में इन्होंने विभाजन जो है किया था। 1905 में बंगाल विभाजन की बात करें कुछ तो 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन को लागू हो गया और विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में एक विरोध की लहर जो है फैल गई। और इस विरोध की लहर इस तरह फैली कि चिंगारी में बदल गई, और इस चिंगारी से क्या लग गई? पूरे आग लग गई। तो फिर क्या हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को ही शोक दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का विरोध हुआ। हिंदू और मुसलमान जो दो भाई थे इन दोनों भाइयों को अलग कर दिया गया, बाउंड्री खींच दी गई, तो दोनों भाइयों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। और 16 अक्टूबर 1905 को ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी भी बांधी थी। तो 16 अक्टूबर 1905 आपको याद रखना है, तीन लिए फेमस है। बंगाल विभाजन लागू हुआ, शोक दिवस मनाया गया और रक्षाबंधन त्योहार रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा आह्वान किया गया था। बंगाल विभाजन के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत जो था अमार सोनार बंगला में लिखा था। अब गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है ये। तो किसके द्वारा लिखा गया था अमर सोनार? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। और बांग्लादेश का यही गीत जो है वो क्या है? राष्ट्रीय गान है। 1906 मुस्लिम लीग का गठन होता है। 1906 का समय आया, बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल था जिसमें 36 लोग शामिल थे। यह जो था आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। लेकिन मिला जरूर था, लेकिन कुछ इसमें फायदा नहीं हुआ, तो इसको निरस्त भी कर दिया गया था। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय प्रांतीय स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसमें ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक आयोजित मुस्लिम बैठक की स्थापना भी की गई थी। इसकी स्थापना 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल होने वाले व्यक्ति थे, और यहीं से एक टर्न पॉइंट बनता है। और टर्न पॉइंट इस तरीके से बनता है कि क्या हो गया था? पाकिस्तान की मांग सामने आने लगी थी धीरे 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 धीरे। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, और उस समय अध्यक्ष रास बिहारी बोस कांग्रेस का जो विभाजन है गरम दल और नरम दल मतलब कि हॉट और कोल्ड में बट गया था, ध्यान रखिएगा। तो गरम दल और नरम दल कब बना? 1907 में कांग्रेस का सूरत में विभाजन हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना है। उदारपंथी मतलब कि जो उदारवादी जो नरम पंथी थे मतलब कि कोल्ड थे, एक गरम दल के नेता। तो उदारवादी अगर हम बात करें, दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बसु, दीन ईसाई वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, डॉक्टर रास बिहारी घोष और मनमोहन घोष, ये सभी व्यक्ति आपके नरमपंथी थे। गरम दल की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। बाल, लाल और पाल, इन तीनों को सम्मिलित रूप से बाल लाल पाल जो है कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल लाल पाल, ये तीनों ही व्यक्ति आपके गरम दल और चौथी अरविंद घोष के रूप में जाने जाते हैं। 1908 का समय आता है, खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाया गया। और खुदीराम बोस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 18 साल की उम्र में फांसी पर लटका दिया गया था।
शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी या युवा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो जन्म है 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में भेजा गया और मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में इनको जाना जाता है। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया। केवल 18 साल की उम्र में इनको फांसी पर लटका दिया गया था। 1913 का समय आता है, गदर पार्टी की क्या होती है, स्थापना होती है। क्यों? क्योंकि 1911 में बंगाल विभाजन का जो रद्द है वो हो चुका था। बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। जो चिंगारी थी इस कदर पूरे देश में आग फैलाई कि उस आग ने बंगाल विभाजन को जला दिया। 1913 में गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। कैसा था? अंतरराष्ट्रीय। क्यों? क्योंकि यह यूएसए में खड़ा हुआ था, आंदोलन था। इसका जो गठन है 1913 में हुआ था और यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर जो है बनाया गया था। इसकी स्थापना की बात करें तो लाला हरदयाल और आपके सोहन सिंह भाकना ने इसकी स्थापना की थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। आपको याद होगा गदर पार्टी से एक गदर आंदोलन भी, गदर पत्रिका भी सामने आई थी, है ना, तो आप वो भी याद रख सकते हो। 1914 का समय आता है, यहां से आते हैं भाई साहब गांधी जी। कौन आते हैं? जो हमारे नोट पर छपे हुए हैं और इनके बिना नोट है बेकार, गांधी जी का आता है और यहां से जो पॉइंट, टर्निंग पॉइंट था वो बिल्कुल तरीके से बदल जाता है। 1914 का समय की बात करें तो प्रथम विश्व का समय चल रहा था 1914-18 के बीच में। तभी प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 में गांधी जी का होता है भारत में आगमन, रिटर्न गांधी जी होते हैं। कहां से? साउथ अफ्रीका से। कहां से होते हैं? साउथ अफ्रीका से होते हैं रिटर्न। साउथ अफ्रीका से गांधी जी रिटर्न हुए। उसके बाद 1915 में ही 1916 का समय आता है, लखनऊ समझौता होता है। इस लखनऊ समझौता लखनऊ में हुआ और अंबिका चरण मजूमदार इसमें कौन थे? अध्यक्ष थे, जो कि नरम दल और गरम दल का इसमें क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। तो हम कहेंगे हॉट और कोल्ड को 1907 में क्या किया गया था? अलग कर दिया गया था और 1916 में जोड़ दिया गया दोनों को। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी एक समझौता सामने देखने को मिलता है। 1916 में ही होम रूल लीग का आंदोलन हुआ और यह जो होम रूल लीग आंदोलन है यह प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय प्रतिक्रिया थी, प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जिसने आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित हुआ था। यह इस आंदोलन का उद्देश्य की बात करें तो राजनीतिक शिक्षा, सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से सुशासन प्राप्त करना था। इसमें एनी बेसेंट मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की, बाल गंगाधर तिलक इन्होंने पुणे होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने दोनों लोगों ने मिलकर होम रूल लीग का जो है वो गठन जो है किया था। और होम रूल लीग उस समय गठन किया गया था जब सारे जो आंदोलन थे वो स्थगित चल रहे थे, सारे अधिवेशन ज्यादातर स्थगित चल रहे थे, साथ में एक दूसरे लोगों में फूट थी, है ना, फूट थी, अलग अलग लोग भाग रहे थे। तो होम रूल लीग ने क्या किया? सभी को बुलाकर एक गठबंधन किया एक तरीके से। तभी तो हम कह रहे हैं ना, नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ 1916 के समय हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, ये भी होम रूल लीग के समय हुआ था। तो ये सभी सारी चीजें आपकी होम रूल लीग के समय जाके देखने को मिलती हैं। चंपारण, अब गांधी जी आ चुके थे, रिटर्न हो चुके थे, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। क्या किया? तो चंपारण आंदोलन हुआ। कब हुआ? 1917 में हुआ। और 1917 में चंपारण जो कि बिहार के एक स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल, इनके आमंत्रण पर गांधी जी से मिले और चंपारण में बिहार में जो स्थिति थी उसके बारे में जानकारी बताया और वहां पर 3 कठिया जो प्रणाली चल रही थी उसकी जानकारी गांधी जी को दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा, निवेदन किया। क्योंकि मान लो अगर हम आपको अपने घर पे बुलाएं तो कुछ तो उद्देश्य लेके बुलाएंगे ना, आपको पूरा वाक्य बताएंगे। उस वाक्य को राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को पूरा अवगत कराया गया और अवगत किस चीज से? 3 कठिया प्रथा के बारे में बताया गया। क्यों कि ऐसा 3 कठिया प्रणाली? क्यों? क्योंकि 3/20 हिस्से में नील की खेती जो थी वो अनिवार्य कर दी गई थी। तो इसीलिए वहां के जो किसान भाई थे उनको तकलीफ हो रही थी, उन पर क्या हो रहा था? जुर्म हो रहा था। तो उस जुर्म को, उस टैक्स को दूर करने के लिए गांधी जी को आमंत्रित कर लिया गया और चलने के लिए बोला गया। गांधी जी स्वीकार भी किया और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान से करार किया था कि अपने में भूमि 3/20 हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसे ही 3 कठिया प्रणाली जो है वो कहा जाता है।
इस सत्याग्रह के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी और उसके बाद गांधी महात्मा गांधी के नाम से बुलाए जाने लगे। अब आपको यहां पर एक क्वेश्चन याद रखना है, एक नहीं बल्कि दो रखना है। 1917 का टाइम पीरियड था, 1917 के टाइम पीरियड में गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो हम कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई। देखो इंपोर्टेंट बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हवा हवाई बातें हैं, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी, पहला। दूसरा है कि चंपारण में गांधी को आमंत्रित करने वाले कौन से व्यक्ति थे? राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी तीन गठिया प्रथा वगैरह रखना तो सब कुछ याद है, पर कुछ पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपोर्टेंट है। 1917 के बाद आता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कब हुआ? 1918 में हुआ, देख सकते हो गांधी जी, है ना। चंपारण सत्याग्रह के तुरंत बाद ही 1918 में गांधी जी से अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का नहीं देखा गया समस्या को, और उस समस्या को सुलझाने के लिए वह चल दिए। और यहां का विवाद जो था प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल जो मालिक बोनस थे उनको समाप्त करना चाहते थे और मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी से मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा गया। तो फिर वो मिल भी गया था हालांकि। फिर नेक्स्ट गांधी जी शामिल हुए खेड़ा आंदोलन। किस वर्ष? 1918 में। खेड़ा आंदोलन की बात करें तो वर्ष 1918 में गांधी जी ने खेड़ा, कहां पर है? गुजरात में है। किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों पर, यहां किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी करों की वसूली की जा रही थी। मतलब कि फसलें किसानों की नष्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज किसानों से अत्याचार के रूप में क्या कर रहे थे? टैक्स वसूली कर रहे थे। इसके लिए खेड़ा आंदोलन गांधी जी ने सामने लाए, लेकिन गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कह दिया और इस मामले की जांच के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि लगान जो है वो माफ कर देना चाहिए। आप देख पा रहे हो गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए और लगातार 3 आंदोलन में सफल होते नजर आ रहे हैं। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर भारत में भी काफी चर्चित थे और इन आंदोलनों में सफलता भी प्राप्त हुई। वे भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे। क्यों? सोचो कि कोई व्यक्ति था तो भारत के ही, पर कोई व्यक्ति डायरेक्ट किसी और देश से रह रहा था काफी समय से, वो भारत में आया। जब भारत में आया और यहां पर आंदोलन किए, 3 आंदोलन किए, तीनों आंदोलनों में सफल हो गए, तो उसकी प्रमुखता क्या बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। वो चर्चित हो गए और भारत में बड़े नेता के रूप में सामने आए। आप देख सकते हो लंगोटी में बस घूमते रहते थे, है ना, क्योंकि आम जन से ये बहुत ही अच्छे तरीके से अट्रैक्ट थे, मिलते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, समस्या का समाधान सुनते थे। बाकी बड़े नेता क्या थे? ऊपरी लेवल पर सुनते थे, हाथ हिलाते थे, चल देते थे। तो इस तरीके से गांधी जी बड़े नेता के रूप में सामने आने लगे। 1918 का चल ही रहा था, प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, जैसे हम रोलेट एक्ट कहते हैं, जो कि 1919 में आया और अपने आप में एक बहुत ही काला कानून इसको हम कह सकते हैं, काला एक्ट इसको हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब 1918 का प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद 1919 में अंग्रेजों के द्वारा एक रोलेट एक्ट के भारत में लाया गया। इस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे, ऐसा वहां पर कुछ भी चर्चा में नहीं था। गांधी जी भारत को प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दिया था, ताकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून जो है सामने आया। मतलब कि जबरन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना कोई वारंट दिए, बिना कुछ जानकारी के। और उस समय ही तुरंत ही जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को सामने आता है, जो अपने आप में एक दुखद घटना मानी जाती है। जलियांवाला नरसंहार की बात करें तो पंजाब के लोकप्रिय नेता थे, कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनकी गिरफ्तारी के बाद जनता का जो आक्रोश से तेज हो गया था और कई जगह हिंसाएं भी देखने को मिली थी। लेकिन जब जलियांवाला बाग नरसंहार जब हुआ तो वो शांतिपूर्वक बैठक हो रही थी और यह जो बैठक है अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 की शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रोलेट एक्ट और सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहे थे। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल डायर कहते हैं, रोगिनाल्ड डायर नाम से प्रसिद्ध हैं, इन्होंने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस घटनाकांड में 1500 लोग जो है मारे गए। एक मूवी भी आई है, आप मूवी देख सकते हो, शायद जलियांवाला बाग के नाम से मूवी है, अच्छी मूवी है, इसके बारे में सारी डिटेल्स बताई गई है। हो सके टाइम मिले देख लेना, ऐसी मूवी देखनी भी चाहिए।
1500 लोग इस घटना में मारे गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 379 केवल 380 के लगभग बताई गई है और घायलों की संख्या 1200 बताई गई। सीधी सी बात यह कही जाए कि 1500 लोग ही मारे गए थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय की बात करें लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। तो देखो 2-3 चीजें आपको इस पॉइंट में याद रखनी थी, जो कि आप सारी चीजें सामने आपके थी। उसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। कौन सा आता है? खिलाफत आंदोलन आता है। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919-1922 के बीच में खिलाफत आंदोलन सामने आया। क्यों? क्योंकि उस समय तुर्की के खलीफा थे, उनको सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु जो है माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया गया और अंग्रेजों के उनके साथ बुरे व्यवहार को लेकर भारत में जो मुस्लिम थे उन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया। अब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और गांधी जी भी अभी जुड़े हुए थे, है ना, बहुत लोकप्रिय थे। तो गांधी जी भी इस आंदोलन में सहयोग किया क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन से क्या करना चाहते थे? जोड़ना चाहते थे। क्योंकि 1905 में क्या किया था करजन ने? फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था। प्रारंभ में इस आंदोलन का जो नेता थे अली बंधुओं शौकत अली, मोहम्मद अली जी के द्वारा किया गया, परंतु बाद में खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया और फिर गांधी जी ने ही खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाया। लेकिन समय बीतता गया, असहयोग आंदोलन सामने आया 1920 में ही। अब समझिएगा कि यहाँ खिलाफत आंदोलन चल रहा है 1919 से 1922 के बीच और यहाँ बीच में ही असहयोग आंदोलन जो है प्रॉपर तरीके से सामने आ गया 1920 में। अब क्या हुआ? तो इस घटना सब को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत को किया गया और गांधी जी भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। यह आंदोलन पूरा अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था। जैसे किसी को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, सर की उपाधि दी गई थी, तो भारतीयों को दी गई थी उनको अपने खिताबों का क्या करना था? त्याग करना था। सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी शासन, चुनावों का बहिष्कार करना था। अंततः करों का भुगतान करने से इनकार भी करना था। जो टैक्स लेते थे अंग्रेज, उनका भी क्या करना था? बहिष्कार करना था, मना करना था। गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि को, जो अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, लेकिन वो भी गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि को त्याग दिया। ध्यान रखिएगा, क्या कर दिया? त्याग दिया। तभी क्या हुआ? चोरा चोरी कांड हुआ। अब ये चोरा चोरी कांड कैसे? तो 5 फरवरी 1922 का दिन था कि वहां पर चोरी चोरा कांड जो है गोरखपुर जिले में देखने को मिलता है। तो गांधी जी इससे हो जाती है व्यथित और यहां से फिर टर्न पॉइंट बनता है। क्या बनता है समझते हैं। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नाम के किसानों ने एक जुलूस पर पुलिस वालों पर गोली चलाने पर भीड़ से थाने को जला दिया। समझ नहीं आया? तो 5 फरवरी 1922 का दिन था, गोरखपुर जिले की बात है। किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या थे? मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग जो आंदोलन है उसको क्या कर दिया? हिंसात्मक देखते हुए समाप्त कर दिया। और परंतु इस आंदोलन का समाप्त होने का फैसला जैसे ही हुई तो आलोचना गांधी जी की होने लगी और भारतीय नेताओं ने इसकी आलोचना की। जैसे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया। इसके साथ ही कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि और भी नेता थे इस आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना करने लगे गांधी जी की। परंतु गांधी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे और बाद में सबने इन फैसले को स्वीकार भी कर लिया था। क्योंकि गांधी जी की ज्यादातर लोग बात भी मानते थे, ऐसी बात नहीं है कि बात नहीं मानते थे, बात ही मानते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पूर्ण रूप से गांधी से असहयोग से जो समाप्त हुआ उससे क्या हुए? नाराज हुए, आलोचना की। तो उसी दरमियान उन्हीं लोगों में से किसी ने, 2 व्यक्ति थे जो प्रमुख थे, बात करेंगे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। इसके बाद जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तो उसके बाद ही कुछ नेता जैसे गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे, उन्होंने में से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर गांधी जी के विचारों से सहमत न होते हुए एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया, जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी, जिसमें 1923 में गठन किया गया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो आप देख सकते हो चित्तरंजन दास जी को और मोतीलाल नेहरू जी को। 1924, ये इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
अब 5 वैरी क्यों लगाए? क्योंकि गांधी जी के द्वारा केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष रहे, बाकी किसी भी अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष नहीं रहे, आपको याद रखना है। साइमन कमीशन 1928 का समय आता है, तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। कहां पहुंचा? मुंबई पहुंचा। यहां पर स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ। जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां पर काले झंडे भी दिखाए गए और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ यहां पर विरोध किया गया। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय ने नेतृत्व में खिलाफत प्रदर्शन किया गया और पुलिस ने लाठीचार्ज के कारण कुछ ही दिनों में लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हुई। क्योंकि लाठीचार्ज हुई तो लाला लाजपत राय के सिर पे लाठी लग गई थी उस समय, ऐसा कहा जाता है, किताबों में लिखा है। और कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई थी। 1929 का समय आता है, लाहौर में अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, पूर्ण स्वराज्य की मांग सामने आई थी। ये वही स्वराज है जब भारत की आजादी की ललकार सामने आई थी। उसके बाद दांडी मार्च होता है 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। डेट इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट कहता हूं वो पीवाईक्यू में आ चुका होता है या फिर वेरी इंपोर्टेंट रहता है। तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू होता है, 6 अप्रैल 1930 तक यह दांडी मार्च जो है चलता है। आप देख सकते हो गांधी जी जो है 78 अनुयायियों के साथ, 78 सहयोगियों के साथ 241 मील की दूरी इन्होंने तय की थी। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 तक चला। और दांडी मार्च जो है गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के 78 प्रतिनिधियों या सहयोगियों ने भाग लिया था। 231 मील की दूरी इसमें तय की गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अब सामने आती है। देखो अब गोलमेज सम्मेलन इंपोर्टेंट है तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना। गोलमेज सम्मेलन इंपोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आते हैं। गोलमेज सम्मेलन प्रथम बात करें तो यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक पहला गोलमेज सम्मेलन चला। यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में जो है आयोजन किया गया था। सम्राट उस समय जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटिश उस समय रैमजी मैकडोनाल्ड थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के 16 प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता थे। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन ऐसा था जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ। कांग्रेस ने भी भाग लिया था। 1 दिसंबर 1931 को यह समाप्त हुआ। यह सम्मेलन जो है लंदन में किया गया था। यह भी सम्मेलन इस समय ब्रिटिश सम्राट की बात करें जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड थे, वायसराय बदल गए, इस समय लॉर्ड वेलिंगटन हो गए। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? इरविन थे, इस समय वेलिंगटन हो गए। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और यह एकमात्र प्रतिनिधि थे। कौन से? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, यह भी आपको ध्यान रखना है। महिला प्रतिनिधि की बात करें तो सरोजिनी नायडू, बेगम जहां आरा शाहनवाज ने भाग लिया था। और बात करें राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। दलित वर्ग के प्रतिनिधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इन्होंने तीनों ही आपके सम्मेलनों में भाग लिया था। मुसलमानों की तरफ से आगा खां कीर्ति, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था उस समय। फिर उसके बाद आता है पूना पैक्ट। जो पूना पैक्ट है 26 सितंबर 1932 में हुआ था। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निवारक मंडल बनाए जाने के बहुत दुखी हुए। इन्होंने 20 सितंबर 1932 से पूना के जो जेल में थे, यरबदा जेल में ही आमरण अनशन पर गांधी जी बैठ गए। इन्होंने कहा कि पृथक निवारक मंडल जो है नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और H.C. राजगोपालाचारी के प्रयास से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दलितों के लिए पृथक निवारक जो मंडल था उसको समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीट है 71 से बढ़ाकर 147, सीधी सी बात की जाए तो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो सामने कर दी गई। गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर दोनों ने हस्ताक्षर किए। उसके बाद आपका पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, पूना पैक्ट भी हो गया। फिर आता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन थोड़ा इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता हो गई थी, गांधी जी सहमत नहीं हुए थे और गांधी जी की बातों से ब्रिटिश सहमत नहीं हुए थे। तो उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी होता है। यह सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से शुरू हुआ, 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में ही चला।
तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जैसे ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड और वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो हम कहेंगे पहले और तीसरे कांग्रेस ने आपके पहले और तीसरे सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इंग्लैंड में इस समय लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया। मोहम्मद अली जिन्ना को आमंत्रित भी नहीं किया गया। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ ही क्यों था, है ना। खैर कोई बात नहीं। कुछ अधिनियम थे, जैसे 1935 का अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद के द्वारा 1935 में यह पारित किया गया और 1937 में इसको लागू किया गया। लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर यह आधारित था। तो ये आता है कि किसकी नेतृत्व वाली, तो लॉर्ड लिनलिथगो की। फिर 1939 आता है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। 1940 की बात करें, मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। कब की? 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई। फिर 1942 का समय आता है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया और स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत में रहा। इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना, लेकिन ये मिशन जो है असफल रहा। उसके बाद आता है नया पॉइंट। कौन सा पॉइंट? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्या आता है? भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन के पहले ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? इसके जस्ट पहले अगस्त क्रांति हुई थी। तो अगस्त क्रांति के बाद तुरंत भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी और साथ में सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार जो है कर लिया गया। ऑपरेशन जीरो हावर के तहत गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद रखा गया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कहां रखा गया? क्योंकि एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश की गई इस आंदोलन को दबाने की, परंतु इस आंदोलन की दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन को जारी रखा। साथ ही साथ लोगों ने इस आंदोलन को खूब सहयोग भी किया। यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक माना जाता है। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। फिर उसके बाद आपका 1945 में शिमला सम्मेलन होता है और 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजन किया गया। भारत में शिमला में वायसराय जो है लॉर्ड वेवेल, ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच में इन्होंने बैठक की। यह जो योजना है वेवेल योजना के नाम से चर्चित है और यह सम्मेलन जो है 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुई और 14 जुलाई 1945 तक चली, लेकिन यह सम्मेलन विफल साबित हुआ। 1946 का आता है कैबिनेट मिशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन हम तो सिर्फ 3 लाइन में समाप्त कर रहे हैं, लेकिन कैबिनेट मिशन के बारे में आप नेट से या फिर अपने नोट्स से जरूर पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है तो भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के भारतीय नेताओं के बीच में समझौता किया गया कि भारत में संविधान का निर्माण किया जाएगा। यह संविधान बनाने वाली संस्था भारत की संविधान सभा को तैयार करना था और प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से कार्यकारी परिषद की स्थापना भी करनी थी। फिर आता है 1947, भारत की आजादी। 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। लगभग 2 महीने की इन्होंने बातचीत के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का जो विभाजन है वो अनिवार्य रूप से किया जाएगा। विभाजन मतलब लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बनाए जाएंगे। तो एक पश्चिमी पाकिस्तान बना, एक आपका पूर्वी पाकिस्तान बना और अंतिम में जाकर यह 1971 में बांग्लादेश के रूप में सामने आता है, जिसको आजादी भारत के ही सैनिकों के द्वारा दिलवाई गई थी। तो भारत का जो विभाजन है 1947 में सामने आता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार। कुछ क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी गई? 3 कठिया प्रणाली के नाम से। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? हम कहेंगे 1911 में रद्द हुआ। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? तो अंबिकाचरण मजूमदार ने नहीं, बल्कि चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। निम्नलिखित घटनाओं पर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक संधि हुई थी, जैसे कौन कौन सी हुई बात करते हैं। सबसे पहले शबनम विज्ञा आंदोलन आया, उसके बाद आपका गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद आपका पूना संधि हुई, अंतिम में क्रिप्स मिशन आया। तो हमारा सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है।
खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो हम कहेंगे 1919 में आपके खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज को घोषित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन को इस किस नाम से भी जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रस्ताव कब और कहां पारित किया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान का प्रस्ताव है 1940 में लाहौर में प्रस्ताव को पारित किया गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो आपको याद रखना है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से। चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां है? तो चोरी चौरा नामक स्थल गोरखपुर जिले में है। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? मैंने आपको बताया था कि एक बार चुने गए थे, बेलगाम 1924 में, ध्यान रखिएगा। तो हमने यहां पर बहुत सारे मल्टीपल्स क्वेश्चनों की बात कर ली है और डिटेल से भी कुछ बात कर ली है जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे 1885 से 1947 तक हमने बात की। अब हम कुछ 2 वीडियो लाएंगे जल्द ही जो कि माइंड मैप के तौर पर होंगे, मतलब कि मैपिंग के तौर पर हम आंदोलन को पूरा कवर करेंगे, कोशिश करेंगे। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।